हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल में। आज है 8 सितंबर 2022। तो आज के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले जिसने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया फटाफट जा करके ज्वाइन कर लीजिए। इसकी PDF आपको वहीं शेयर कर दी जाएगी। बाकी जिसे भी हमारे इंस्टाग्राम से जुड़ना वो भी जुड़ सकता है। इन सभी की लिंक आपको इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आज का जो मोटिवेशन कोट है उसको देख लेते हैं। कभी हार मत मानो, क्या पता आपकी जीत सिर्फ एक और क्या कर रही हो, कोशिश का इंतज़ार कर रही हो, वो भी बैठी हुई हो कि आपकी जीत की क्या है, कम से कम ये बंदा कोशिश तो करे एक बार और ये जीत जाए। तो कभी भी हार मत मानी। हो एक क्या होता है ना, लास्ट टाइम में भी एक जब हर जगह से हार जाओ और लास्ट टाइम जब एकदम निराश हो, लास्ट टाइम भी एक बार कोशिश कर लो, हो सकता हो तभी आपका जीत लिखा हो। तो इसीलिए कभी हार मत मानिए। हम हमेशा ट्राई करते रहिए, कोशिश करते रहिए। जब तक आपके अंदर हिम्मत है तब तक आप जुनून के साथ लगे रहिए। आज नहीं तो कल सफलता ज़रूर मिलेगी, क्योंकि जब तक क्या है तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले फटाफट लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए जो नए व्यूवर्स हो। चलिए आज का जो पहला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप लोग स्टार बना सकते हैं और देख लेते हैं। सितंबर 2022 में सेना की फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स, ये यहाँ कार्ड्स दे दिया है, गलत हो गया है, कॉर्प्स ने कहाँ पर इग्नाइटेड माइंड्स कार्यक्रम की शुरुआत की है। कहाँ पर सेना की फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स इसकी स्पेलिंग ये होती है कॉर्प्स ने कहाँ पर इग्नाइटेड माइंड्स कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो कहाँ पर की है ये, कहाँ पर की है ये, कारगिल में की है। कहाँ पर, कारगिल में इसका किया गया है। और इसका सफलतापूर्वक जो संचालन है वो कहाँ पर किया गया है, लेह में सफलतापूर्वक संचालन किया गया है। और इसकी जो शुरुआत की गई है कारगिल में की गई है। तो लद्दाख में जो सेना की फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स है, इसने कारगिल में भी विद्यार्थियों को क्या किया है, चिकित्सा और इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए इस कार्यक्रम की, कौन से कार्यक्रम की, इग्नाइटेड माइंड्स कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो ये पूछा जा सकता है इग्नाइटेड माइंड्स कार्यक्रम किससे संबंधित है। हम माइंड लिखा है तो माइंड से आप थोड़ा लगा सकते हैं लॉजिक कि ये किससे है, मतलब जो पढ़ाई से संबंधित है, प्रवेश परीक्षा से संबंधित है। ठीक है, तो ये हो गया। और इसका पहले जो संचालन किया गया था कहाँ पर किया गया था, लेह में किया गया था। कब किया गया था, पिछले साल किया गया था, लास्ट ईयर लेह में इसका सफलतापूर्वक संचालन किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है, जो लद्दाख है उनके वहाँ के युवाओं को समग्र रूप से शैक्षणिक और प्रशिक्षण मुहैया कराना है। इसका उद्देश्य क्या है, लद्दाख के युवाओं को समग्र रूप से शैक्षणिक प्रशिक्षण मुहैया कराना है। और इसमें देखा जाए तो कारगिल में स्पेशली जो कारगिल में रहने वाली गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं, उनको पूर्णकालिक आवासीय प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए जो HPCL है, HPCL मतलब कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसके द्वारा और जो राष्ट्रीय एकता और शैक्षणिक विकास संगठन है, इन दोनों ने क्या किया था, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था। किसके लिए, जो कारगिल में रहने वाली लड़कियां हैं उनको पूर्णकालिक रूप से आवासीय प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए इन दोनों के द्वारा क्या किया, HPCL और राष्ट्रीय एकता और शैक्षणिक विकास संगठन के साथ क्या हुआ था, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया था। और यहाँ पर जो कारगिल की लड़कियां हैं, कारगिल में रहने वाली जो लड़कियां हैं, उनको JEE का फुल फॉर्म होता है, क्या होता है, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। ठीक है, तो ये और एक होता है नीट का मतलब है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। तो इसके लिए पूर्ण रूप से और निःशुल्क आवासीय कोचिंग मुहैया कराई जाएगी। यानी कि ये जो इग्नाइटेड माइंड्स कार्यक्रम है वो JEE और NEET यानी नीट, JEE और नीट की क्या करेगा, इसकी तैयारी, इन प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए इस कार्यक्रम की क्या की गई है, शुरुआत की गई है। और इसमें योग्यता क्या होनी चाहिए, कि मतलब ये सबको क्या मिलेगा, नहीं, जो योग्य होंगे। कैसे योग्यता यहाँ पर डिसाइड की गई है कि जो
अभ्यर्थी है वो लद्दाख का मूल निवासी हो। लद्दाख का क्या होना चाहिए? मूल निवासी होना चाहिए। लद्दाख का मूल निवासी हो। और क्या होना चाहिए? 12वीं में कम ये 70% अंक इसको मिला हो। 70% अंक 12वीं में कम से कम 70% अंक मिला हो और ये इस वर्ष परीक्षा की तैयारी कर रहा हो। और थर्ड क्या होना चाहिए? उसकी जो वार्षिक इनकम होनी चाहिए, वार्षिक उसकी नहीं मतलब उसकी जो पारिवारिक वार्षिक आय जो होनी चाहिए वो कितनी हो? वो होनी चाहिए 3.5 लाख। 3.5 लाख, 3.5 लाख से कम होनी चाहिए। और HPCL जो है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है, वो इसके लिए क्या करेगा? वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं क्या कह रहा है। सितंबर 2022 को भारत और किस एक देश के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद आयोजित किया जाएगा? तो 2+2 जो है ये सितंबर 2022 में किसके बीच आयोजित किया जा रहा है? जापान, भारत और जापान के बीच किया जा रहा है। किसके बीच? भारत और जापान के बीच किया जा रहा है। इसके पहले जो हुआ था, पहली बार जो आयोजन हुआ था इसका, वो कहाँ पर हुआ था? दिल्ली में हुआ था। और ये दूसरी बार किया जा रहा है कहाँ पे? जापान के टोक्यो में किया जा रहा है। जापान के साथ जापान के टोक्यो में किया जा रहा है। और हमारे साइड से, भारत की साइड से जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर, और जो विदेश मंत्री जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वो यहाँ पर भाग लेने वाले हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है ये अब हम लोग देख लेते हैं। भारत में पहली माउंटेन बाइसिकल विश्व कप प्रतियोगिता की मेजबानी कौन कर रहा है? भारत में पहली माउंटेन बाइसिकल विश्व प्रतियोगिता की मेजबानी कौन कर रहा है? तो लेह लद्दाख में इसकी मेजबानी की जा रही है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, क्योंकि पहली माउंटेन बाइसिकल है, तो ये भी आपको ध्यान रखना, लेह लद्दाख में की जा रही है। और कब इसका स्टार्ट होगा? 4 सितंबर को ये स्टार्ट होने वाला है। क्लियर। अब लेह से संबंधित एक और क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग मतलब समझ लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा कि पहली कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट ये कहाँ पर है? लेह में बन रही है। लेह में पहली कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट कहाँ पर है? स्थापित है, लेह में है। और अगर यही पूछ ले नवीकरणीय ऊर्जा संचालित एयरपोर्ट, तो दिल्ली में। तो ये आपको ध्यान रखना है। चौथा नंबर का क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। चौथे नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को मनाया जाता है। ये कौन मनाता है? यूनेस्को द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा इसको मनाया जाता है। ठीक है। और ये अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की बात की गई है जो 8 सितंबर को मनाया जाता है। इसको मनाने की घोषणा कब की गई थी? तो 1966 में मनाने की घोषणा की गई थी। सेलिब्रेट करने की घोषणा कब की गई थी? 1966 में की गई थी। और पहली बार कब मनाया गया था? 1967 में मनाया गया था। पहली बार 1967 में, घोषणा 1966 में की जाती है, मनाया 1967 में गया था। क्लियर। और यूनेस्को की बात किया जाए तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस। पेरिस कहाँ स्थित है? फ्रांस। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए कुछ और क्वेश्चन साक्षरता से रिलेटेड डिस्कस कर लेते हैं कि भारत की साक्षरता दर कितनी? भारत की साक्षरता कितने % है? भारत की साक्षरता दर कितनी है? 2011, अभी 2011 की जनगणना के अनुसार अगर पूछ ले तो कितनी है? 73% है। और उसमें भी अगर पूछ ले कि साक्षरता दर सबसे ज़्यादा किस राज्य में है, तो केरल में सबसे ज़्यादा है और बिहार में सबसे कम है। केरल में सर्वाधिक है, बिहार में सबसे कम है। ये आपको ध्यान रखना है। अब जो शिक्षा की बात हो ही रही है तो इसी बहाने ये भी ध्यान दे लेते हैं कि जो फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आता है शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार क्या है? आपका फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। और ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? मौलिक अधिकार 21A के अंतर्गत आता है। अब 21A दिया है, यानी ये किसी न किसी संशोधन के थ्रू जोड़ा गया था। तो वो किस संशोधन के थ्रू? 86वां अमेंडमेंट था, उसी के थ्रू इसको क्या किया गया था? 21A के अंदर डाला गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर्वोच्च न्यायालय के मामले में
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66A से संबंधित है? कौन सा मामला संबंधित है? तो ये मामला है श्रेया सिंघल मामला 2015। क्या है? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66A से संबंधित कौन सा मामला? ये आपके यूपीएससी का क्वेश्चन है, तो ये आपको ध्यान रखना है। द हिंदू की न्यूज़ है, वहाँ से मैंने इसको कवर किया है, ये आप ध्यान दीजिए कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66A किससे संबंधित है? श्रेया सिंघल मामला 2015 संबंधित। ये मामला है क्या? अभी क्या हुआ, अदालत ने साइबर कानून में उस प्रावधान को रद्द कर दिया है। कौन से प्रावधान को रद्द कर दिया है? जो क्या करे, किसी व्यक्ति को, किसी भी इंसान को, किसी भी व्यक्ति को आपत्तिजनक सामग्री, कोई भी आपत्तिजनक सामग्री है, उसको ऑनलाइन पोस्ट करने के लिए जो पुलिस को शक्ति देता था गिरफ्तार करने की, उसको अदालत ने क्या किया है? उसको रद्द कर दिया है। और ये भी रद्द कर दिया जो 3 साल की जेल की अवधि का प्रावधान करता है, तो उसको अदालत ने अभी साइबर कानून में उस प्रावधान को क्या किया है? रद्द कर दिया है। तो ये 66A किससे संबंधित है, जो वो मैंने आपको बता दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य में देश का पहला जैव गांव स्थापित किया गया है? तो कहाँ पर स्थापित किया गया है? दैट इज़ त्रिपुरा गांव। त्रिपुरा राज्य का एक गांव है जिसका नाम है दासपारा गांव। दासपारा गांव। तो त्रिपुरा राज्य का जो दासपारा गांव है, इसको क्या किया गया है? पहला जैव गांव स्थापित किया गया है। क्लियर हो गया होगा आपको। मतलब त्रिपुरा के दासपारा गांव को प्रकृति आधारित जो जीवन शैली है और आजीविका में बदल दिया गया है। और यहाँ पर जो केमिकल उर्वरक है, रासायनिक उर्वरक का यूज़ कम कर दिया गया है। दासपारा जो ये गांव है, ये 64 परिवारों का घर है। यहाँ पर 64 परिवारों का ये घर है, जो किस पर डिपेंड है? कि कृषि और मत्स्य पालन पर निर्भर है। जो त्रिपुरा सरकार है, वो इस त्रिपुरा राज्य में क्या करने वाली है? 100 जैव गांव स्थापित करने का लक्ष्य रखी है। इसमें 100 जैव गांव स्थापित रखने का लक्ष्य रखी है, जिसमें से 10 बायो विलेज पूरे हो चुके हैं। 100 में से 10 पूरे हो चुके हैं। और पहला बायो विलेज जो है वो कहाँ पर? सिपाही जला है। कौन सा है? जिला कौन सा है? सिपाही जला जिला के चारिलम निर्वाचन क्षेत्र के दासपारा में स्थापित किया गया है। क्लियर हो गया होगा। जैव ग्राम जो है, इस परियोजना का जो उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? जो ग्रामीण समुदाय हैं उनके बीच क्या करना है? सामाजिक आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए जो आजीविका है और खाद्य सुरक्षा है, उसको प्रदान करना है। और यहाँ पर इस परियोजना के माध्यम से जो स्थानीय स्तर है, उस पर सौर ऊर्जा से चलने वाले जो कृषि उपकरण हैं, ऊर्जा की बचत करने वाले विद्युत उपकरण हैं, बायोगैस और जैव उर्वरक के विकास का क्या करती है? समर्थन करती है। इन शॉर्ट कहें तो इसका उद्देश्य जो है वो हरित प्रौद्योगिकी को क्या करना है? हरित प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना है। हरित प्रौद्योगिकी को क्या करना है? बढ़ावा देना है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा बहुत ही अच्छे से। यानी कि केमिकल फ्री करके इसमें सौर ऊर्जा का उपयोग करना है, इसको प्रदूषण मुक्त करना है ये, और जैविक खाद का यहाँ यूज़ किया जाएगा। त्रिपुरा की बात की जा रही तो त्रिपुरा की एक भाषा है, क्या है? कोकबरोक भाषा। तो ये आपको ध्यान रखनी है। और अभी एक जिला का नाम लूँगी, बुरहानपुर। तो जैसे ही ये नाम लूँ आपको पता हो जाना चाहिए ये जिला किससे संबंधित है। तो हर घर जल वाला प्रमाणित जिला कौन सा है? मध्य प्रदेश का बुरहानपुर। अगर ये पूछे कि हर घर जल वाला प्रमाणित राज्य कौन सा है, तो वो हो जाएगा गोवा। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोविड-19 टीकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो चलिए विचार कर लेते हैं। भारत बायोटेक के कोविड-19 पुनः संयोजक नासिका संबंधी टीके को स्वास्थ्य मंत्रालय के केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन द्वारा आपातकालीन स्थिति में 12 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के प्राथमिक टीकाकरण के लिए अनुमोदित किया गया है। यहाँ पर सब कुछ सही है, जितने वर्ड लिखे हैं, जितने लाइन लिखे हैं, वो सारे सही है। बस यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया। क्या? ये 12 वर्ष, क्योंकि ये 12 वर्ष नहीं 18 वर्ष है। अगर ये इतना गलत हो गया तो यानी ये स्टेटमेंट तो पूरा का पूरा गलत हो गया, बिल्कुल गलत हो गया। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं।
नासिका संबंधी टीके का उद्देश्य बड़े पैमाने पर टीकाकरण की कठिनाइयों को दूर करना है और जो सुई है और सिरिंज है इनकी आवश्यकता को कम करके लागत को कम करना है। ये राइट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट थर्ड वाला, विशेषज्ञों के अनुसार अब तक नाक के टीके की प्रभावशीलता को प्रमाणित करने वाले बहुत कम सबूत हैं और कुछ फ्लू के टीके के अलावा इस तरह के टीके लगाने के प्रयास सफल नहीं हुए हैं। ये भी सही है। तो यहाँ पे कूट का सही प्रयोग करके उत्तर चुनना था, तो पहला गलत है और दूसरा और तीसरा क्या है, सही है स्टेटमेंट। तो अभी क्या हुआ है, देश की पहली जो है नेज़ल वैक्सीन, क्या बोलते हैं इसको, नेज़ल वैक्सीन को मान्यता दी गई है किसके द्वारा, DGCI के द्वारा। DGCI का मतलब ड्रग, डी से ड्रग, जी से क्या हो जाएगा, कंट्रोल, DCGI के द्वारा, DCGI के द्वारा। तो डी से ड्रग, सी से कंट्रोलर, जी से जनरल, आई से इंडिया। तो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने क्या किया है, इसको मान्यता दे दी है देश की पहली नेज़ल वैक्सीन को। किसके, ये नेज़ल वैक्सीन जो है ये किसके द्वारा निर्मित है, तो भारत बायोटेक के द्वारा निर्मित है। किसके द्वारा, भारत बायोटेक के द्वारा ये निर्मित है। और भारत बायोटेक का हेडक्वार्टर कहाँ है, हैदराबाद। कहाँ पर है भारत बायोटेक का हेडक्वार्टर, हैदराबाद। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अभी इस नेज़ल वैक्सीन को क्या किया गया है, ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया के ने उपयोग के लिए इसके हरी झंडी दिखा दी है। और यह भारत का कोविड-19 वायरस के लिए पहला, ये नेज़ल वैक्सीन क्यों कहा गया है, नेज़ल वैक्सीन का मतलब है, नेज़ल का मतलब है नाक से दिया जाने वाला वैक्सीन, नाक से दिया जाने वाला वैक्सीन। तो ये क्या है कि ये कोविड-19 वायरस के लिए पहला नाक से दिया जाने वाला टीका होगा। भारत ने अभी तक 100 करोड़ कोविड टीकाकरण करके एक रिकॉर्ड कायम किया है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और पहले स्वदेशी नेज़ल वैक्सीन को मंजूरी दिए जाने को लेकर के ये बताया गया है कि ये 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों के जो प्राथमिक टीकाकरण है उसके लिए जो आपातकालीन स्थिति है उसमें प्रतिबंधित उपयोग के लिए टीके को मंजूरी दे दी है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों को ये नेज़ल वैक्सीन दी जाएगी। और ये जो वैक्सीन तैयार की गई है इसका नाम है CHAD36 वैक्सीन तैयार की गई है, वैक्सीन तैयार, ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो है सार्स कोव का वायरस है, सार्स कोव का वायरस है। तो इसका उद्देश्य क्या है, जो नाक की प्रतिरोधक क्षमता है उसको मजबूत करना। तो ये आपको क्लियर हो। अभी कल ही मैंने क्वेश्चन बताया था कि दुनिया की पहली निडल फ्री वैक्सीन, दुनिया की पहली निडल फ्री वैक्सीन की बात करें तो किसने किया है, मंजूरी दी है, चाइना ने दिया है। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य ने एक नई स्कूल स्वास्थ्य योजना सेहत का शुभारंभ किया है? तो सेहत का शुभारंभ किसने किया है, हरियाणा सरकार ने किया है। तो हरियाणा, इसमें जो सेहत है इसका शुभारंभ 5 सितंबर 2022 को, जिस दिन टीचर्स डे था उसी दिन इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक, तो इसका ये जो है हरियाणा के जो राज्यपाल हैं, राज्यपाल कौन है, राज्यपाल वो हैं बंडारू दत्तात्रेय ये हैं। तो इन्हीं के द्वारा ये स्टार्ट किया गया है सेहत। और ये जो सेहत योजना है, सेहत, ये आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत ये स्टार्ट की गई है। अब इसमें होगा क्या है इस योजना में, तो इस योजना के तहत जो आने वाला शैक्षणिक सत्र होगा उसमें साल में दो बार क्या किया जाएगा, 25 लाख, साल में 2 बार 25 लाख जो स्कूली बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य की क्या की जाएगी, जांच की जाएगी। और इस जांच में जो एकत्रित डेटा होंगे उसको ई-उपचार पोर्टल से जोड़ा जाएगा ताकि किसी भी स्थान पर बच्चे का डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड क्या किया जाए, उपलब्ध कराया जा सके। तो ये आपको ध्यान रखना है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी भी जिसने लाइक नहीं किया है सेशन को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और जो नए व्यूअर्स हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हर हाल में एग्जाम में मिलेगा, छाप लीजिए इसको। हाल में भारत के 3 शहरों को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में शामिल किया गया है। यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में शामिल किया गया। कौन सा इसमें शामिल नहीं है, तो ये तो हटा दीजिए, कौन सा इसमें शामिल नहीं है। इसमें कौन सा मतलब कौन कौन सा इसमें शामिल है, नीलांबुर, त्रिशूर और वारंगल। कौन कौन से इसमें शामिल है, नीलांबुर, त्रिशूर और वारंगल इसमें शामिल हैं। तो भारत के जो 3 इसमें शामिल हैं, इसमें क्या हुआ था कि भारत के साथ भारत को लेकर के विश्व के 44 देश के 44 इसमें भारत भी ऐड है, तो 44 देशों के 77 शहरों को 2022 में इस सूची में शामिल किया गया है। इसमें शामिल करने का मतलब क्या है कि अन्य शहरों के साथ विचारों का क्या करना, आदान प्रदान करना। क्लियर। जो यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ है, इस सूची में इस बार यूक्रेन की राजधानी कीव, दक्षिण अफ्रीका का शहर डरबन, यूएई का शहर शारजाह को शामिल किया गया है। अगर हम भारतीय शहर नीलांबुर और त्रिशूर और वारंगल की बात करें तो इसमें शामिल होने वाले ये देश के पहले 3 शहर हैं। ये तीनों जो हैं इस सिटीज़ में शामिल होने वाला देश का पहला 3 शहर है। हाल के समय में देखा जाए तो तेलंगाना के लिए यह यूनेस्को की दूसरी मान्यता है। क्यों उसकी दूसरी मान्यता है तेलंगाना की, क्योंकि इसके पहले जो है रामप्पा मंदिर अभी मैंने कल डिस्कस किया था इससे संबंधित एक क्वेश्चन। तो इससे पहले मुलुगु जिले, मैंने बताया था 2021 में इसको मान्यता मिली है, तो इससे पहले मुलुगु जिले का रामप्पा मंदिर इस यूनेस्को सूची में शामिल हुआ था। अगर हम नीलांबुर की बात करें, जो ये नीलांबुर है तो ये केरल का एक प्रसिद्ध यूको टूरिज्म डेस्टिनेशन है। क्या है, केरल का एक प्रसिद्ध है जो है इको टूरिज्म डेस्टिनेशन है। यहाँ पर क्या किया जाता है, जो ग्रामीण और शहरी रहन सहन है इसका एक मिश्रित रूप देखा जा सकता है। नीलांबुर के, अब ये नीलांबुर आपको क्लियर हो गया। त्रिशूर की बात करें तो त्रिशूर को भी त्रिशूर जो है ये केरल की सांस्कृतिक राजधानी है। त्रिशूर जो है ये केरल की सांस्कृतिक राजधानी है, जो शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों का क्या है, एक महत्वपूर्ण केंद्र है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम वारंगल की बात करें तो ये तेलंगाना का एक सांस्कृतिक विरासत वाला शहर है और यह पर्यटन स्थल भी है। अगर हम बात करें यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ की, GNLC ग्लोबल नेटवर्क लर्निंग सिटीज़, तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय नीति आधारित नेटवर्क है। इसको स्टार्ट किया गया था कब, 2013 में स्टार्ट किया गया था। क्लियर। और इसका उद्देश्य जो है कि विकास के सभी चरणों में जो सीखने वाले शहर हैं उनको अन्य शहरों के साथ विचार और कलाओं को साझा करके उनका विकास सुनिश्चित करना है। और यह नेटवर्क जो है सभी 17 विकास लक्ष्यों की उपलब्धि का समर्थन करता है, और 17 के साथ ही साथ जो स्पेशली SDG 4 है, इन 17 में जो SDG 4 है, 4 क्या है, समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना और सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसर को बढ़ावा देना। और SDG 11 क्या है, शहरों और मानव आवास को टिकाऊ, समावेशी, सुरक्षित बनाना। इसका ये क्या करता है, समर्थन करता है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PM श्री योजना का संबंध किससे है। तो PM श्री का संबंध क्या है, स्कूल से संबंधित है। ये PM श्री योजना जो है 5 सितंबर को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको क्या किया गया, स्टार्ट किया गया। तो इसको क्यों स्टार्ट किया गया कि जो पुराने स्कूल हैं उनको एक नया रूप दिया जाए और बच्चों को स्मार्ट एजुकेशन से जोड़ने के लिए इस योजना को स्टार्ट किया गया है। इस योजना का नाम PM श्री योजना है। PM श्री का मतलब क्या है, PM का मतलब P से प्रधानमंत्री हो जाएगा, प्राइम मिनिस्टर हो जाएगा, प्राइम मिनिस्टर, श्री SHRI है, श्री का फुल ये हो जाएगा। तो श्री का जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। तो इस PM श्री योजना के तहत पूरे भारत में कितने 14,500
पूरे भारत में 14,500 स्कूलों का क्या किया जाएगा, विकास किया जाएगा, उनका उन्नयन किया जाएगा और यह सभी मॉडल स्कूल बनेंगे और इनमें जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसकी पूरी भावना इसमें समाहित होगी। तो इस 14,500 स्कूलों को क्या किया जाएगा, इस योजना के माध्यम से अपग्रेड किया जाएगा और अपग्रेड किए गए स्कूलों में शिक्षा प्रदान करने का एक जो आधुनिक तरीका होगा वो लाया जाएगा। इसमें तकनीक, स्मार्ट क्लास, खेल और आधुनिक अवसंरचना पर ध्यान दिया जाएगा और इस योजना के साथ देश के जो प्रत्येक जिले हैं उनके एक माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों को भी जोड़ा जाएगा। तो पीएम श्री योजना किससे संबंधित है, स्कूल से संबंधित है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया। चलते हैं कल का रिविज़न करते हैं। हाल ही में एनसीआरबी द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में पिछले 8 वर्षों के दौरान देश में सबसे अधिक राजद्रोह के मामले सामने आए हैं, तो वो है असम है। तेलंगाना में ऐतिहासिक रामप्पा मंदिर के संबंध में विचार करना, यह एक बौद्ध मंदिर है, गलत हिंदू मंदिर है, तो ये गलत हो जाएगा। काकतीय वास्तुकला का उदाहरण है, सही है, और इस मंदिर को यूनेस्को की अभी जस्ट डिस्कस किया है, ये सही है। 29 सितंबर से 12 अक्टूबर 2022 तक आयोजित होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेल का शुभारंभ किया सावज। सावज का मतलब क्या होता है, शेर होता है। सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर क्या रखे जाने की घोषणा की है, कर्तव्य पथ। हिल्सा मछली किन दो देशों के बीच की कूटनीति में भूमिका निभाती, भारत और बांग्लादेश। छत्तीसगढ़ राज्य में 3 नए जिलों का शुभारंभ किया गया है। अब कितने जिले हो गए, 31। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने इन्फ्लेटेबल एरोडायनामिक डिसलेरेटर तकनीक का सफल परीक्षण कहाँ किया, थुम्बा। भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को जनरल की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया, नेपाल। कोरोना की निडिल फ्री वैक्सीन को आपात मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया, चाइना। डार्क स्काई रिजर्व किस उद्देश्य की पूर्ति करता है, खगोलीय प्रेक्षण को सुगम बनाना, निशाचर पक्षी प्रजातियों की रक्षा करना, खगोल विज्ञान को पर्यटन को बढ़ावा देना। तो ये सारे सही हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लगा हो, पसंद आएगा तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलते हैं। एंजॉय करिए, देखते रहिए। थैंक यू सो मच।